गुड मॉर्निंग, गुड नून एंड गुड इवनिंग। तो मतलब जिस भी टाइम में आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारा आपके लिए गुड ही हो। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमारे बोर्ड आईसीएसई या फिर कहें कि 11th इसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको वेव पढ़ना है, अगर स्पेक्ट्रम चैप्टर पढ़ना है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत लोगों ने अभी इसे नया नया नाम सुना होगा या फिर बहुत लोगों ने इसका नाम सुना तो होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में या फिर कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से जो स्पेक्ट्रम निकलते हैं उनके बारे में। इस पर मैंने पहले चर्चा कर चुका है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अभी जैसा कि आपके सामने एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जेम्स मैक्सवेल। इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इवन इन्होंने ही लाइट की स्पीड को अगर कहीं डिफाइन किया था, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जेम्स मैक्सवेल के बारे में इन्होंने लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या है कि इन हिज फॉर्मुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैक्सवेल डिस्क्राइब लाइट एज अ प्रोपगेटिंग वेव ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मोर जनरली ही प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में भी बताया। तो देखिए आज के इस सेक्शन में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें जितनी भी तरीके के वेव आपने बहुत ही कॉमन वे में सुनी होगी वो सारी कहाँ से बिलोंग करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बिलोंग करती है। ठीक है, तो पूरा क्लासिफिकेशन आज हम लोगों के पास है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। और ज़रूर आपके बोर्ड आईसीएसई में अगर स्पेक्ट्रम चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा और मतलब इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो चलिए ये मैक्सवेल के बारे में था, तो मैक्सवेल का ही इसमें क्या है, बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, अब चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट्स ब्रॉड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन भी मैं बताने ही वाला हूं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कुछ भूमिकाएं क्या था इसमें। जैसे कि मैंने बताया 1864 में जेम्स वेक्स प्रेडिक्टेड दैट द लाइट, रेडिएंट हीट एंड अदर रेडिएशंस। जेम्स वेल ने किसके बारे में बताया, तो लाइट के बारे में बताया, रेडिएंट हीट के बारे में बताया और किसके बारे में बताया, अदर रेडिएशन, यानी जितने भी और तरह के रेडिएशंस होते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया। इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था जेम्स वेल। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। प्रोपगेशन इन द फ्री स्पेस ऑफ स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इन्होंने क्या किया, डिफाइन किया कि लाइट की जो स्पीड है वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, या फिर हम बोल सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होगी। कहने का मतलब ये है कि ये लाइट की स्पीड ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर पर सेकेंड में, या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे लाइट की स्पीड या फिर ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सब की स्पीड क्या होगी, तो 3 लाख होगी। इतनी बात क्लियर है। चलिए, इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव therefore an electromagnetic wave is a wave that is capable of the transmitting its energy through vacuum। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सन subsequently travel to earth through the vacuum to outer space। These waves are produced by the vibration of charged particle। तो ये वेव प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, ये वेव प्रोड्यूस होते हैं पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से। ठीक है, तो एकदम साफ लिखा हुआ है कि these waves are the produced by the vibrations of the charged particle। तो चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन से ये वेव्स क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। They consist of the both electric and magnetic component। इनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट इन इनॉर्मस रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। दिस कंटिन्यूस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है, फ्रीक्वेंसी के बेस पे ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। अभी समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है ना, अभी मैं पूरे इस पर डिस्कशन करूंगा। तो चेंज होते हैं, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब क्या, फिर स्पेक्ट्रम आ गया है ना, तो घबराना नहीं है, मैं समझाता हूँ इसे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे कि वही क्या, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है और क्या हुई, डिफरेंट कलर में या फिर अपनी प्रॉपर्टी में वेव लेंथ के हिसाब से और किसके हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बढ़ जा रही है। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो इसी की हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, दिस स्पेक्ट्रम इज द विजिबल स्पेक्ट्रम एंड इज इट ओनली वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर ऑफ द मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
कहने का मतलब ये है कि विजिबल पार्ट इसका कौन सा होगा, विजिबल स्पेक्ट्रम होगा एंड इट्स ओनली वेरी स्मॉल पार्ट, और क्या करेंगे, बहुत ही छोटा पार्ट होता है ऑफ द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक बहुत ही बड़ा क्लासिफिकेशन है जिसमें छोटा सा पार्ट है जो हमें दिखाई देता है, दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, जिसमें हम लोग वेबग्योर की बात करते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग वेबग्योर की बात करते हैं। खैर चलिए, तो यहाँ पे देखिए, ये एक मैंने स्लाइड तैयार की है आप लोगों के, ये जेम्स वेल साहब हैं, ठीक है, इनको बहुत सम्मान देना ज़रूरी भी है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इन्होंने यही बताया था कि देखिए ये एक क्या हो जाएगा आपके पास एक्स एक्सिस और ये एक है वाई एक्सिस, समझ में आ रही बात। अब ध्यान देंगे कि ये जो परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ है ये कौन सी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नीचे की तरफ है ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो ये कुछ इस तरीके ही तो वेव होती है, ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी क्या, ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ध्यान देंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, है ना, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। देखिए ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगी, यहाँ पे ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। ये देखिए इसी एक्सिस पे है ये, है ना, ऐसे, तो ऐसे, ये ऐसे। तो कहने का मतलब अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, ध्यान देंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसा होगा ये। तो एक ऐसे प्रोपोगेट करेगी और एक इसके परपेंडिकुलरली ऐसे प्रोपोगेट करेगी। बात आ रही है समझ में, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ें हैं, तो यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या होता है, हीट भी होती है, एनर्जी भी है, तो वो कैसे है, तो इसकी वजह से है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट समझेंगे कि इसका हम लोग स्पेक्ट्रम समझ लेते हैं कि स्पेक्ट्रम है क्या इसमें, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम समझेंगे, स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या करती है, वो अपने कई सारे कंपोनेंट्स में बंटती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि वाइट लाइट के लिए मैंने बताया था कि जो लाइट होती है वो भी क्या होती है, अपने कंपोनेंट में बंटती है ना। उसी तरीके से ये भी क्या होगी, अपने कंपोनेंट में बटेगी। क्लियर बात ये, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, समझने की कोशिश करते हैं इसे। तो ये देखिए मैंने कहा कि क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही थी, है ना, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही थी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और कहीं कम है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो वेव्स क्या थी हमारे लिए, वो हमारे लिए डेंजरस वेव्स थी। मैंने एक सीरीज़ बताया था, तो वही चीज़ है कि देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉस्मिक वेव्स होती हैं, फिर इसके बाद गामा रे है ना। तो गामा रे की बात करेंगे, गामा रे की देख रहे हैं आप लोग फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। तो ध्यान देंगे, एक बार मैं फिर से बेसिक्स बता दूं, तो ये क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी है ना, ये एक साइकिल है, यानी एक वेव है ये, और ये दूसरी वेव है, मैंने बना दिया, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि इतनी ही डिस्टेंस में इसने कितना, एक वेवलेंथ कंप्लीट किया, और इतने ही डिस्टेंस में इसने कितना, दो वेवलेंथ बनाया, ठीक है ना। यानी इसमें दो वेव आ गई, एक और फिर यहाँ से ये दो, और इतने में ही एक ही वेव आ रही थी। तो कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, इस ए वाले की ज़्यादा है कि बी वाले की, तो बी वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ए वाले की उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ए वाले की कम होगी, ठीक है। बी वाले की ज़्यादा, ए वाले की कम। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। ध्यान देते रहेंगे इन सारी चीज़ों को, स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेते रहेंगे आप, वीडियो पॉज करके या फिर बैक करके, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, है ना, उसके बाद लेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब अब हमें ये फंडा क्लियर है कि अगर हमें दिखाई देता है, अगर हमें दिखाई दिया कि कंस्ट्रिक्टेड वेव्स हैं ऐसे, तो मैं कहूँगा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। और वही मुझे दिखाई देगा अगर ये फ्री वेव्स है, थोड़ी सी ऐसे गैप है इनके बीच में, तो मैं कहूँगी कहूँगा कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, और फ्रीक्वेंसी कम है और वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, तो सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या है यहाँ पे, कम है। क्लियर है बात ये, इतनी क्लियर। तो अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बना हुआ है। ध्यान देंगे, ये देखिए गामा रेज है, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फिर इसके बाद एक्स रेज, तो इनमें देखिए गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे क्या है, गैप बहुत ही कम है। फिर इसके बाद से यूवी रेज है, तो इनमें गैप और ज़्यादा हो गया। फिर इसके बाद आता है विजिबल रेंज, ये रहा विजिबल रेंज, है ना, इसमें और गैप है। इसके बाद आएगा इंफ्रारेड रेंज, तो इसमें देखिए और गैप है। इसके बाद आएगा माइक्रोवेव, तो इसमें देखिए और गैप है। और इसके बाद रेडियो वेव, तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। अच्छा,
गैप है, ठीक है, कितना गैप है ये कैसे पता चलेगा, तो उसका भी डेटा इस ग्राफ में आपको दिया गया है। मैं दिखाता हूँ आपको, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक है, कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें, ये ले लेते हैं, चलिए तो देखते हैं। तो गामा रेज जो है यहाँ पे देखेंगे 10 टू द पावर ऑफ -12, ये तो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, ग्रीन कलर ले लेते हैं हम लोग, ग्रीन लेते हैं, ठीक है। तो गामा रेज जो है देखिए ध्यान से 10 टू द पावर ऑफ -12, 10 टू द पावर ऑफ -12 बहुत ही ज़्यादा छोटी, मतलब कि क्या 1/10 टू द पावर ऑफ 1/10 टू द पावर ऑफ 12, इसका मतलब 1/1 के आगे कितनी जीरो, ऐसे 12 जीरो बना देंगे, ठीक है, इतनी छोटी, यानी 1 मीटर का अगर हम इतना पार्ट कर दें, ठीक है, तो वो एक पार्ट कहलाएगा गामा रे की वेवलेंथ। इसके बाद है एक्स रे 10 टू द पावर ऑफ -10, ठीक है। इसके बाद है क्या, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, तो इनकी कितनी है 10 टू द पावर ऑफ -8। विजिबल रेंज जो हमें दिखाई देती है वो कितनी है 0.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। और विजिबल रेंज के लिए हमने एक डेटा पिछली क्लास में भी तैयार किया था, वो कितना था, तो बताएंगे भाई 400 nm से लेके 800 nm, तो ये डेटा एकदम याद रखेंगे, 400 nm से लेके 800 nm ये विजिबल रेंज होता है, क्योंकि इसी से हमें ज़्यादा मतलब है ना। इसके बाद क्या है इंफ्रारेड 10 टू द पावर ऑफ -5, फिर इसके बाद क्या है माइक्रोवेव 10 टू द पावर ऑफ -2। कहने का मतलब है कि ये इंफ्रारेड जो होती हैं वो सेंटीमीटर से लेके और मीटर तक की डिफरेंस में आती हैं, ठीक है। रेडियो वेव की बात करते हैं तो रेडियो वेव देखिए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, लगभग 1000 मीटर के आसपास में, ठीक है ना। तो ये 1000 मीटर के आसपास में होगी, यानी यहाँ से एक वेवलेंथ हमारी कितनी होगी रेडियो वेव के लिए 1000 मीटर, है ना। तो कहने का मतलब इसे हम बोलते हैं, ये मीटर में नाप लेते हैं, है ना, 100 से लेके 1000 मीटर तक हम बोल सकते हैं रेडियो वेव आती है। माइक्रोवेव क्या होगा 1 सेंटीमीटर से लेके और कहाँ तक आएगी 100 मीटर तक आएगी, एंड सो ऑन, इसी तरह हम लोग डिफाइन करेंगे। जो मेन डेटा हमें याद रखना है वो ये है, वो है विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए। क्लियर है बात ये, चलिए इसके बाद से फ्रिक्वेंसी मैंने बता दी है, ठीक है, इसमें दे रखा है कि मतलब कहाँ पे कौन कौन सी वेव काम करती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं किसके बारे में, विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। तो चलिए विजिबल स्पेक्ट्रम समझ लेते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होगा, ध्यान देंगे, विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या क्या आ रही हैं चीज़ें, तो इसमें आपको पता है कि विबग्योर आता है, ठीक है, जाहिर सी बात है सबको पता है विबग्योर आता है। अच्छा, ये विबग्योर किस क्रम में रखा गया है, अगर मैं पूछूं इसका सीरीज़ क्या है रखने का, वेवलेंथ के हिसाब से है, फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, किस हिसाब से रखा गया है, तो हम बताएंगे कि वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की सीरीज़ में हमने रखा है, किसको, विबग्योर को। तो देखेंगे विब, वी फॉर वायलेट, है ना, मेरे साथ बोलिए आप भी, वी फॉर वायलेट, I for indigo, B for blue, G for अरे भाई जो कलर है अपना वही ना जैसे लिख रहे हैं ग्रीन, फिर विबग्योर, Y for सबको पता है येलो, फिर O for ऑरेंज और R for रेड, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब कहेंगे कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, वायलेट की, अरे नहीं भाई, वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में रखा है हमने, यानी हम ऐसे अगर एरो डाल दें, एरो यार सही बन नहीं रहा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मुझे और करना पड़ेगा, चलिए ऐसे मैंने एरो डाल दिया तो ये हम बताएंगे ये वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो 400 nm पे आता है, 400 nm पे वो ये आ जाएगा, और जो 800 nm तक आएगा वो हमारा कौन आ जाएगा, वो रेड आ जाएगा, है ना। और इनके बीच में सारे कलर क्या होंगे, वेरी करते रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी वो हमें उतना कम विजिबल होगा, इसीलिए वायलेट आज तक बहुत अच्छे से कोई भी विजिबल नहीं है, कोई अच्छे से देख नहीं पाया, ठीक है। तो एक्चुअली वायलेट का कलर क्या है अभी तक अच्छे से डिफाइन नहीं है, हाँ, लेकिन रेड का क्या है ये तो बहुत अच्छे से डिफाइन है। और यही कारण है क्योंकि देखिए अगर वायलेट की बात करते हैं तो वायलेट कलर हमें कैसे दिखाई देगा, वायलेट की वेवलेंथ अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे होगी, है ना, ऐसे, यानी फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा। अच्छा, उसी तरह अगर मैं रेड की बात करूं तो रेड की क्या होगी, ये बड़ी बड़ी वेवलेंथ होगी, है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ
ज़्यादा, है ना। और यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, कम है। यही कारण है कि रेड कलर हमें क्या होता है, दूर से भी दिखाई देगा, है ना। तो अगर रेड कलर है यहाँ पे, ठीक है, रेड से ही बना लेते हैं, सबसे बढ़िया, है ना। तो अगर यहाँ पे मानिए रेड कलर है तो देखिए यहाँ पे आपको भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पे कोई इंसान अगर खड़ा है तो उसे बहुत ही क्लियर रेड कलर दिखाई देगा, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ एक इंसान खड़ा है कितनी भी दूरी पे, तो इसे बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। वेवलेंथ ज़्यादा, इसलिए दूर से भी हमें रेड कलर दिखाई देता है ना। समझ में आ रही बात? तो ये रहा, ये सीरीज़ मैंने बता दिया, ठीक है। और इसके बारे में मैंने स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कशन भी कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है ये भी बता दिया, किस साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है ये भी बता दिया, उनके बारे में भी बता दिया। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार और देख सकते हैं वीडियो को, या फिर आप क्या करें, वापस से रिवीजन कर लें, ठीक है। मिलते हैं जल्दी से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो में देखिए, अगर अच्छा लगता है आपको तो फिर शेयर करिए, उन लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को जिनकी इनको ज़रूरत है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।